बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारे 11th केमिस्ट्री के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी जौहर की साख को। इससे पहले के लेक्चर में दरअसल हमने इस सबक में रदरफोर्ड का एटम का न्यूक्लियर मॉडल, जो न्यूक्लियर मॉडल रदरफोर्ड ने पेश किया था, उसके बारे में कुछ बातें हमने देखी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो अपना लेक्चर था वो किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो सका, और जो बच्चे उस लेक्चर को लाइव देख रहे थे उनको भी कुछ उसमें देखने में कुछ प्रॉब्लम्स आए थे स्क्रीन वगैरह में। तो उसके लिए हम अभी ये करेंगे कि पहले अपने पुराने लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसका इयादा करेंगे, और उसके बाद में फिर हम आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? तो क्योंकि कुछ बातें इसके समझने के लिए काफी जरूरी, वो इसलिए कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से पहले जो एटॉमिक मॉडल पेश किया गया था, कौन सा एटॉमिक मॉडल था? जे थॉमसन का एटम का मॉडल। अब जे थॉमसन ने जो एटम का मॉडल पेश किया था उसके हिसाब से कि एटम एक कुर्रवी शक्ल का रहेगा, पूरा गोल। ठीक है? और कुर्रवी शक्ल का जो रहेगा, इसके मुमासिलत उसने पेश की थी कि ये कुछ तरबूज के जैसे रहेंगे। किसके जैसा? तरबूज। किस तरह हम तरबूज में देखते हैं वाटरमेलन के, उसमें एक लाल मैटर होता है जो असल तरबूज का मगज है, और उसके दरमियान में बहुत सारे बीज लगे हुए होते हैं। तो उसी तरह उसने कहा था इस तरह से लाल मैटर होता है, उसी तरह एक तरबूज में, उसी तरह जौहर के अंदर पूरे फैले हुए मुस्बत कुर्रा होता है। मतलब इस तरह से लाल मैटर, उसी तरह से मुस्बत कुर्रा मतलब प्रोटॉन से जो बिल्कुल फैले हुए सब जगह पर। और जिस तरह से तरबूज के दरमियान में बीच बीच में कहीं कहीं उस तरबूज के बीज आए हुए रहते, उसी तरह से इसमें दरमियान में कहीं ना कहीं जौहर में इलेक्ट्रॉन आए हुए होंगे। ठीक है? जैसे यहाँ आप देख सकते कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये सारे अलग अलग बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है। और उसके अलावा जो बाकी का सारा हिस्सा है वो वहां पर मुस्बत, मुस्बत हिस्सा मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटॉन वाला हिस्सा मुस्बत कुर्रा, के बाकी का सारा कुर्रा मुस्बत है, प्रोटॉन पर मुश्तमिल है, और उसके दरमियान में बहुत सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। किसने कहा था ये? जे थॉमसन ने। अब देखिए यहाँ पर कि जे थॉमसन ने ये जो बात बताई थी, इस चीज को कंफर्म करने के लिए तजुर्बा किया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या किया? एक गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल मतलब के ये कि सोने का वर्क। ठीक है? सोने की खास बात होती है उसके बहुत पतले वर्क बनाए जा सकते। तो सोने का यहाँ पर उसने वर्क लिया और सोने के वर्क को इस तरह से लगाया, और सोने के वर्क के ऊपर उसने जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा जर्रात, वो उसने उससे टकरा दी। अब बहुत ज्यादा तादाद में जब अल्फा जर्रात उससे आकर टकराए, तो शुरू में रदरफोर्ड के जहन में ये बात थी कि जब अल्फा जर्रात आकर उसको टकराएंगे, कि अल्फा जर्रात की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, रफ्तार बहुत ज्यादा होने की वजह से वो तेज रफ्तारी से आएंगे और जो जौहर है, जौहर के आर पार निकल जाएंगे। मतलब जितने भी जर्रात है ये एक सिरात अल मुस्तकीम में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए आएंगे, उसको तोड़ते हुए जौहर को आगे निकल जाएंगे। तोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन उसके आर पार निकल जाएंगे। जैसे ही उसकी मिसाल के तौर पर कि अगर कोई तरबूज है, तरबूज के ऊपर अगर हम बंदूक से फायर करें, गोली आर पार निकल जाएंगी, है या नहीं? तो इस तरह से गोली उससे आर पार निकल जाएंगी। तो उसी तरह से अल्फा जर्रात भी उस जौहर से, जो जौहर को यहाँ पर रदरफोर्ड ने बताया कि इस तरह से होता है, तो इससे वो बिल्कुल आर पार निकल जाएंगे। तो उसके जहन में ये बात। लेकिन जब उसने अल्फा जर्रात को इन पार्टिकल के ऊपर से गुजारा, तो जो चीज देखने में उसको आई कि हाँ वाकई एक चीज तो हुई कि बहुत सारे, बल्कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो सिरातल मुस्तकीम सीधे रास्ते में सीधा सीधा आगे निकल गए। चलो यहाँ तक की तो बात समझ में आ रही थी कैसा होगा। लेकिन एक कुछ चीजें ऐसी हुई जो बड़ी अजीब लगी उसको, कि कुछ अल्फा जर्रात क्या हुए, आए, टकराकर इधर चले गए, उधर चले गए। तो आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर पता चल रहा है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कि जैसे ही वो जर्रात आकर टकराएंगे, जर्रात के टकराने से हमें ये पता चल रहा है कि वो सीधे रास्ते में नहीं गए, कोई इधर चले गया, कोई इधर चले गया, कि वो टकराकर दाएं बाएं चले जा रहे। मतलब उनका हो जा रहा है इंतशार। इंतशार होना या मुंतशिर होना, किसी भी चीज के फैलने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्फा जर्रात फैल जा रही, स्कैटर हो जा रहे। तो साथ ही साथ देखिए कुछ जर्रात सीधे चले गए, कुछ जर्रात टकराकर इधर उधर स्कैटर हो गए।
और कुछ जर्रात, बल्कि बहुत कम जर्रात ऐसे थे कि वो जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस लौट गए। बात समझ में? 3 तरह की चीज है यहाँ पर। ज्यादातर सीधे गए, उसमें से कुछ मुंतशिर होकर दाएं बाएं चले गए, और कुछ जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते में वापस चले गए। तो 3 तरह की चीजें इनको यहाँ पर देखने के लिए मिली। अब ये वाला जो तजुर्बा था, ये वाला तजुर्बे से बहुत सारी बातें रदरफोर्ड ने पेश की। क्या क्या बातें रदरफोर्ड ने पेश की? कि रदरफोर्ड ने सबसे पहली बात तो ये बताई, जी, तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले बात ये बताई कि जो कोई भी जौहर रहता, जे थॉमसन के मुताबिक जो कोई भी जौहर है वो तरबूज के जैसा है। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया कि अगर ये पूरा जौहर है तो इतने बड़े जौहर के अंदर तकरीबन जो इलाका होता है वो खाली होता है, और जो कोई भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बिल्कुल दरमियान में बहुत छोटा सा रहेगा। अगर मान लीजिए जौहर इतना बड़ा है तो दरमियान में बिल्कुल न्यूक्लियस छोटा सा रहेगा, और दूर दूर तक अलग अलग मदारों के अंदर कौन गर्दिश करते रहेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मदारों के अंदर गर्दिश करते रहेंगे। अब देखिए दरमियान में काफी इलाका आपको नजर आएगा खाली है, कुछ चीज मौजूद है यहाँ पर नहीं। तो जे थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है तरबूज के जैसा। रदरफोर्ड ने क्या बोला? नहीं, भरा हुआ नहीं, ज्यादातर हिस्सा कैसे उसका खाली। और न्यूक्लियस जो कोई भी है वो बहुत कम जगह पर, एकदम टाइनी, बहुत छोटी जगह पर उसने यहाँ पर लिया हुआ है कि जौहर बहुत बड़ा, लेकिन उस पूरे जौहर का जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत छोटा होगा। बात समझिए, इलेक्ट्रॉन दूर दूर अलग अलग मदारों में गर्दिश करते रहेंगे। अब इसने जो अल्फा पार्टिकल इनके ऊपर फेंके थे, अब देखिए खाली जगह है, जो अल्फा पार्टिकल आएंगे सीधे सीधे निकल जाएंगे, है क्या नहीं? तो बिल्कुल सीधे सीधे आजू बाजू से निकल जाएंगे। तो जो सीधे सीधे निकल गए उसके पीछे की वजह यह है कि जो कोई भी जौहर होता है ये ज्यादातर होता है खाली, सीधे सीधे निकल जाएंगे। अच्छा, अब कुछ जर्रात ऐसे थे जो इस तरह से आए अल्फा पार्टिकल, और आने के बाद में उसको ऐसे न्यूक्लियस को टकराए। अब याद रखिए, अल्फा जर्रात के ऊपर चार्ज होता है मुस्बत। कौन सा चार्ज है? न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज? मुस्बत, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं अपने प्रोटॉन। न्यूक्लियस के ऊपर भी कौन सा चार्ज है? मुस्बत प्रोटॉन होने की वजह से। अब देखिए ये मुस्बत चार्ज, वो मुस्बत चार्ज एक दूसरे को कशिश करेंगे या दफा करेंगे? दफा करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने की वजह से क्या हो रहा? कोई चला इधर तो कोई चला इधर, तो कोई चला इधर तो कोई चला उधर। बात समझ आई? तो जो उसको जरा इधर उधर टकरा रहे थे, तो वो टकराने की वजह से अल्फा जर्रात कोई इधर चले गया, कोई उधर चले गया, जैसे आप यहां देख सकते। जी, तो आपको यहाँ पर इस तरह से नजर आएगा कि जो अल्फा जर्रात आ रहे थे ज्यादातर तो सीधे चले गए क्योंकि जौहर खाली था, और कुछ न्यूक्लियस को टकरा कर इधर उधर यहाँ पर निकल गए। ठीक है, लेकिन एक और चीज क्या हो रही थी, तीसरी चीज, कि कुछ जर्रात जिस सिम्त से आए उसी सिम्त से वापस चले गए थे। उसका क्या मामला रहा होगा उसको भी देखते हैं कि वो बिल्कुल यहाँ पर जब वो न्यूक्लियस को आकर टकराए तो न्यूक्लियस के बिल्कुल दरमियान में, बीचों बीच, जब न्यूक्लियस के बिल्कुल दरमियान में आकर टकराएंगे तो उनकी वापसी भी उसी रास्ते से हो जाएंगी। बात समझ आई? तो इस तरह से कुछ बातें रदरफोर्ड ने पेश की थी कि रदरफोर्ड से पहले की जो कोई भी बातें आ रही थी उनमें एक अलहदा से न्यूक्लियस का कहीं तस्वुर मौजूद नहीं था। कि इससे पहले जे थॉमसन ने भी क्या बात बताई कि अगर जौहर है तो पूरा का पूरा कैसा ही है? भरा हुआ है। ठीक है, जौहर भरा हुआ है। लेकिन सबसे पहले रदरफोर्ड ने ये बात बताई कि नहीं, जौहर ऐसे भरा हुआ नहीं है होता। जौहर में इस तरह से अलग अलग मदारों में इलेक्ट्रॉन होंगे, दरमियान में कौन होगा? न्यूक्लियस। बात समझ आ गई आपको? तो किसने बात बताई बच्चों? ये सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम रदरफोर्ड ने ये बात बताई। ठीक है, अच्छा, और उसने जो है ये जो कोई भी जौहर है, जौहर की साख को उसने मिसाल दी थी हमारे निजाम शमसी, सोलार सिस्टम से।
सोलर सिस्टम मालूम ना आप, सूरज होता है, सूरज के अतराफ में सारे जो सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, अतारुद, अगले मदार में जोहरा, फिर जमीन, मरीख, अपनी जमीन तीसरे नंबर के ऊपर है, उसके पीछे फिर और भी दूसरे जो है सैयारे, और दरमियान में कौन है, सूरज। तो इस तरह से सूरज के अतराफ में हमारे सैयारे गर्दिश कर रहे हैं। तो उसी तरह से इसका कहना था कि न्यूक्लियस है बिल्कुल दरमियान में, और न्यूक्लियस के अतराफ कौन गर्दिश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के अलग अलग मदार है जिन मदार में वो गर्दिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तजुर्बे की इस तरह से यहाँ पर वजाहत पेश की गई, जैसा कि इस तस्वीर के अंदर भी आप देख सकते। ठीक है, कि अल्फा जर्रात जब जाकर टकरा रहे, तो जौहर के आसपास से निकल जाएंगे तो बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाएंगे, ठीक है, उनका रास्ता तब्दील नहीं होगा। अब कुछ मरकज है, कोई दरमियान में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को टकराए तो कोई उधर चले गया, कोई टकराकर ऐसे चले गया, कोई टकराकर ऐसे नीचे आ गया, बात समझ आ गई। तो क्योंकि मरकज ने, न्यूक्लियस ने उनको धक्के देके वहां से निकाल दिया, दिफा कर दिया, तो वहां से वापस चले गए। ठीक है, और जो बिल्कुल सीधे रास्ते पर आएंगे, ठीक है, यहाँ कोई दिया हुआ नहीं, लेकिन अगर कोई बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर सीधे तौर से आकर टकरा जाएंगे तो ये उसी रास्ते से वापस हो जाएंगे। बात समझ आ गई, ठीक है। तो मुनफरिज अल्फा जर्रात, मुनफरिज मतलब ये अपने रास्ते को तब्दील कर देने वाले, ठीक है, सीधे जाते हैं जो उन्होंने अपना रास्ता तब्दील किया। तो इस तरह से चीज बहरहाल हुई, और इन बातों के ऊपर बहुत सारी बातें इसने, रदरफोर्ड ने यहाँ पर बताई कि एटम में ज्यादातर जगह खाली है, ठीक है, और क्योंकि चंद मुस्बत चार्जशुदा जर्रात, कि अल्फा जर्रात तो बहुत सारे गए, लेकिन चंद ही ऐसे जर्रात थे जिन्होंने अपना रास्ता तब्दील किया। तो इससे हमको बात पता चलती है कि न्यूक्लियस पूरे एटम के अंदर फैला हुआ है क्या, नहीं, वो दरमियान में बहुत कम जगह में आया हुआ है। क्योंकि अगर ये फैला हुआ होता तो हमको कुछ अलग बात देखने के लिए मिलती थी। तो क्योंकि वो कम जगह पर है, ज्यादातर जर्रात इसीलिए सीधे सीधे चले गए, और जो न्यूक्लियस की तरफ गए थे बस उनमें इन्फिराज हुआ, उन्होंने ही अपनी समत को तब्दील किया। ठीक है, फिर इसी तरह रदरफोर्ड के जरिए की गई तहसीबात से जाहिर हुआ कि न्यूक्लियस के जरिए घेरा गया हजम एटम के कुल हजम के मुकाबले में काबिल नजरअंदाज हद तक कम। कि एटम अगर बहुत बड़ा रहेगा लेकिन न्यूक्लियस कैसे रहेगा, बहुत छोटा। इसकी मिसाल मैं पिछले लेक्चर में भी दिया था कि मिसाल जौहर में, जौहर की साख में एटम की, पूरे जौहर की साख में न्यूक्लियस कितना होगा उसको समझने के लिए मिसाल दी जाती है कि अगर न्यूक्लियस क्रिकेट बॉल के उतना हो, टेनिस बॉल होता है ना, अगर उसके उतना होगा तो पूरा जौहर जो होगा वो 5 किलोमीटर के उतना फैला हुआ होगा। ठीक है, इतना ज्यादा दोनों के अंदर फर्क रहता है, न्यूक्लियस बहुत छोटा जबकि जौहर बहुत बड़ा। ये बात उसने बताई। ठीक है, फिर उसने जो न्यूक्लियर मॉडल तजवीज किया, रदरफोर्ड के मॉडल को कौन सा मॉडल कहा जाता है, जेरे थॉमसन वाले मॉडल को वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल उसको कहा जाता है। उसने तरबूज से मुशाबियत दी थी, इसलिए वाटरमेलन, वाटरमेलन अंग्रेजी में तरबूज को कहा जाता है, या प्लम पुडिंग मॉडल। लेकिन ये वाला जो मॉडल है रदरफोर्ड का दिया हुआ, उसको क्या कहा जाएगा, एटम का न्यूक्लियाई मॉडल। न्यूक्लियर मॉडल क्यों कहेंगे कि इसने बताया था सबसे पहले कि न्यूक्लियस होता है, इससे पहले न्यूक्लियस का तस्वुर इस तरह से नहीं था जिस तरह इसने बताया। ठीक है, तो मुस्बत चार्ज और एटम की बेशतर कमियत बहुत ही छोटे खित्ते में कसीफ तौर पर मुर्तकिज होती। फिर इतने भी मुस्बत चार्ज है कम जगह पर आएगा, बात आ चुकी। उसके बहुत छोटे हिस्से को क्या नाम दिया रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियस, इसीलिए उसके मॉडल का नाम क्या हो गया, न्यूक्लियाई मॉडल। ठीक है, न्यूक्लियस किससे घिरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन से। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बहुत से तेज रफ्तार दायरवी रास्तों पर, जिन्हें मदार या ऑर्बिट कहते हैं, में हरकत कर रहे हैं। इस तरह रदरफोर्ड का मॉडल निजाम शमसी से मुशाबियत रखता है, वगैरह ये जो बातें थी उसने कही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एक साथ बरकी सुकूनी कुव्वतों के जरिए कायम रहते हैं। बरकी सुकूनी कुव्वतें मतलब मुस्बत मनफी के बीच में क्या होता है, एक दूसरे को कशिश करती। तो जब कभी एक मुस्बत चार्ज एक मनफी चार्ज को अट्रैक्ट करे उसको बरकी सुकूनी कुव्वत कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। बात समझ आ गई। तो ये कुछ बातें थी रदरफोर्ड के न्यूक्लियाई मॉडल के ताल्लुक से। अगर इसमें आपको कोई शक है, डाउट है, सवाल है, प्रश्न है, क्वेश्चन, आप लोग पूछ सकते।
ये इससे पहले भी हमने देखा था, आज हमने उसको एक मरतबा और रिपीट किया क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर की इसी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू आ गया तो अगर कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंट स्टूडेंट्स, किसी को कोई सवाल इसमें? ओके, तो हमने अभी जो एटम के मॉडल होते, दो मॉडल हमने देख लिए। पहला मॉडल हमने जो देखा था वो था जे, दूसरा मॉडल हमने जो देखा वो है रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। अभी रदरफोर्ड के मॉडल के बाद में अगला जो मॉडल आएगा वो आएगा बोहर का मॉडल। लेकिन रदरफोर्ड और बोहर के मॉडल के दरमियान में कुछ अहम चीजें हमको यहाँ देखनी, वो चीजें देखकर फिर हम अपनी गुफ्तगू को बोहर के मॉडल की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एटमी अदद और कमियती अदद। एटमी अदद मतलब एटॉमिक नंबर, कमियती अदद मतलब मास नंबर। मास नंबर को जो यहाँ पर कभी कभार हम एटॉमिक मास ये भी हम कहते हैं। इसके बारे में कुछ चीजें जरा हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। अब जौहर के बारे में कुछ बुनियादी बातें तो हमको पता चल गई कि एक न्यूक्लियस रहता, सही बात है या नहीं। और न्यूक्लियस के बाहर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोनों भी चीजें कहां पर मौजूद है भैया? जागते रहो। कहां पर मौजूद है दोनों भी चीजें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जो कोई भी प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर होता है मुस्बत चार्ज, इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर होता है मनफी चार्ज। और हमेशा किसी भी जौहर के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। ओवरऑल कोई चार्ज होने का मतलब क्या कि जितने उसके ऊपर मुस्बत चार्ज होंगे उतने ही उसके ऊपर मनफी चार्ज होंगे। अगर किसी एक की तादाद बढ़ जाएंगी तो जौहर के ऊपर वो वाला चार्ज आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? अगर किसी के पास में एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? एक। किसी के पास दो प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? दो। अगर मान लीजिए किसी के पास में तीन प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए? चार। तो ऐसा जो कोई भी जौहर होगा, मान लीजिए जौहर का नाम ए है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए उसके ऊपर? चार। इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा हो गए प्रोटॉन से? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तीन प्रोटॉन चार इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा मनफी। कितना चार्ज आ जाएगा? मनफी। और मनफी एक है क्या मनफी दो? मनफी एक। अच्छा, अगर इसके पास में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़कर हो जाए पांच, कितनी हो रहा है? पांच। अब इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ गए? प्रोटॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन दो गए, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? मनफी दो। बात समझ आई? और यही चीज इस तरह से भी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन तो इसके पास में, मान लीजिए प्रोटॉन तो इसके पास में तीन रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? दो। तो अब देखिए यहां पर किसकी तादाद ज्यादा होगी? प्रोटॉन की। कितनी से ज्यादा होगी? एक से। तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा मुस्बत, ठीक है। मुस्बत एक क्या मुस्बत दो? मुस्बत एक आ जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को अगर हम और कम कर दे, इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? एक। तो प्रोटॉन की तादाद कितने से ज्यादा होगी? दो से ज्यादा, तो चार्ज आ जाएगा मुस्बत दो, ठीक है। तो ये चार्ज आना ये बिल्कुल एक अलग चीज होती है। लेकिन अगर कोई एक जौहर अपने पास में है आम हालत में, तो जौहर के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या? नहीं। हाइड्रोजन कोई चार्ज नहीं, नाइट्रोजन कोई चार्ज नहीं, ऑक्सीजन कोई चार्ज नहीं। इसका मतलब इनके जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी होंगी प्रोटॉन की तादाद से। बात समझ आई? अच्छा, अब याद रखिए कि ये जितने भी अनासिर होते हैं इन सब में प्रोटॉन की तादाद एक मखसूस होती है। जैसा हाइड्रोजन में हमेशा कितने प्रोटॉन होंगे? एक। इसका मतलब जिसमें भी प्रोटॉन की तादाद एक है वो कौन है? हाइड्रोजन। बात समझ रहे?
कि प्रोटॉन की तादाद एक आ गई, वो चीज हाइड्रोजन ही हो सकती है, हाइड्रोजन के अलावा वो कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं? 7। ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं? 8। हीलियम के पास में कितने होते हैं? 2। बात समझ आ रही है क्या मैंने लिख रहा हूं इनकी किसकी तादाद है? प्रोटॉन की तादाद। किसकी तादाद है ये? प्रोटॉन की तादाद। तो प्रोटॉन और आम हालत के अंदर प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद एक दूसरे के कैसी होती है? मसावी होती, बराबर। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें कि एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद, इसको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? एटमी अदद। और किस अलामत से उसको जाहिर करेंगे? जेड। बात समझ आ रही कि किसी भी एटम के अंदर उसके प्रोटॉनों की जो तादाद होंगी उसको उसका एटमी अदद कहा जाएगा और उसको अलामत क्या दी जाएंगी? जेड। बात समझ आ रही? तो प्रोटॉन मतलब हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जेड। मतलब हीलियम का एटमी अदद कितना है? 2। हाइड्रोजन का एटमी अदद 1। कितना है? 1। नाइट्रोजन का 7। ऑक्सीजन का 8। उसको जरा एक सीक्वेंस से मैं बता देता हूं आपको, ठीक है? मतलब हम ऐसे अगर देखें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है? तो इनके अगर हम जौहरी अदद लिखने को बैठे तो इसको हो जाएगा 1 हीलियम का, 2 लिथियम का, 3 बेरिलियम का, 4 बोरॉन का, 5 कार्बन का, 6 नाइट्रोजन का, 7 ऑक्सीजन का, 8। तो ऐसे कितने हमारे पास में अनासिर मौजूद है? अलग टोटल 118 अनासिर हमारे पास में मौजूद है। कि अलग अलग इतने अकसाम के हमारे पास में कितने जौहर है? कि 118 प्रोटॉन रखने वाले तक के हमारे पास में अभी तक मौजूद है, हम दरियाफ्त कर चुके हैं। बात समझ आ गई? तो पहली चीज, एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद, उसको क्या कहा जाएगा? एटमी अदद, ठीक है? नीचे एक और जुमला लिखा हुआ है, उसको पहले समझते हैं बाद में आते हैं, ठीक है? ये बाकी के नीचे का मिटा देता हूं, देखिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए Z मसावी क्या है बच्चों? 1। अब देखो Z मसावी 1 का मतलब क्या होता? Z मसावी 1 का मतलब ये होता कि हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? 1। और मैं जैसे ही आपको इब्तिदाई के अंदर ही बात बता चुका हूं कि किसी भी जौहर में जितने प्रोटॉन होते उतने ही उसके पास में इलेक्ट्रॉन होते। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के पास में अगर 1 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा? 1, ठीक है? तो उसके पास में इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया? 1। 1 प्रोटॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, अब ये देखो कि इसके पास 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज आएगा क्या? मुस्बत या मनफी? हमने शुरू में ही देखा अभी कि मुस्बत चार्ज कब आता, मनफी चार्ज कब आता। दोनों बराबर बराबर है, कोई चार्ज आएगा यहाँ पर? नहीं। तो ऐसा जौहर जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो उसको कहा जाता है न्यूट्रल एटम। कैसा कहा जाएगा? न्यूट्रल एटम। और उर्दू में उसी को नाम दिया रहा था तादील। क्या नाम दिया रहेगा? तादील एटम। आदिल नहीं है, कौन? तादील। तादील, अदल हम क्या कहते हैं? बराबर होना, इंसाफ रहना। तो यहाँ पर उसके पास अदल हो रहा, इंसाफ हो रहा। कैसे इंसाफ हो रहा? जितने प्रोटॉन है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा तादील जौहर। अब देखो अगर जौहर तादील है, जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो जेड को आप जो कहना चाहे कह लो। जेड को आप कह सकते हैं प्रोटॉनों की तादाद, या जेड को आप क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की तादाद। बात समझ आ गई? वैसे ही अगर हेलियम है, हेलियम का जेड मसावी क्या है? 2। मतलब उसके पास प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दोनों की तादाद सेम है। तो इसका मतलब जौहरी अदद क्या होगा? जौहरी अदद का मतलब किसी भी जौहर के अंदर प्रोटॉनों की तादाद नंबर 1, या किसी भी तादील एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद। कि अगर एटम तादील रहा तो उसके इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी उसके अंदर हम जौहरी अदद की तारीफ में बयां कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए ये तादील नहीं रहा, तादील नहीं है मतलब क्या हो जाएगा? ये हो गया H प्लस। और कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, H कैसा हो गया? प्लस। अब H प्लस होने का मतलब क्या होता? प्रोटॉन की तादाद बढ़ती। अब प्रोटॉन के अंदर इजाफा तो नहीं हो सकता,
मतलब हो रहा क्या, इलेक्ट्रॉन की तादाद में कमी। इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो जाएंगे, 0। प्रोटॉन में कमी ज्यादाती नहीं होती, कमी ज्यादाती सिर्फ किसकी तादाद में होती है, इलेक्ट्रॉन की। मतलब एक प्रोटॉन बढ़ गया मतलब प्रोटॉन नहीं बढ़ा, इलेक्ट्रॉन कम हुआ। बात समझ आ रही। तो ये तादील हुआ क्या, तादील नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई चार्ज आया। तो यहाँ पर जौहरी अदद की तारीफ के अंदर इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद यहाँ पर कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद को अगर हमें एटमी अदद की तारीफ में दाखिल करना है, तो उसके लिए एक शर्त, एक कंडीशन हमको लगाना पड़ेगी कि तादील एटम में इलेक्ट्रॉनों की तादाद, कौन से एटम में, तादील। जैसे यहाँ पर अभी तादील, लेकिन अगर ये He प्लस हो जाए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दो से कितने हो जाएंगे, एक। अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है क्या, तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि असल में जौहरी अदद क्या होता है, उससे एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद। बात समझ आ गई आपको। तो सबसे पहली चीज आपने ये याद रखना है कि जौहरी अदद, ठीक है, जौहरी अदद अलामत क्या है उसकी, Z, मतलब एटॉमिक नंबर यानी जौहरी अदद। और कैसे पता करते हैं हम उसे, किसी भी जौहर के मरकज में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और दूसरी चीज जिसकी वजाहत मैंने आपको की कि एक तादिल एटम में इलेक्ट्रॉनों की तादाद, वो भी जहन में रखी। बात समझ आ गई आपको, इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तमाम चीजों को बिल्कुल तवज्जो और गौर के साथ में देखें, अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कभी भी उनसुर के अंदर कमियां ज्यादा नहीं होती, हमेशा जितनी भी उतनी रहेंगी, ठीक है। क्योंकि अगर देखो मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, उसका Z मसावी क्या है, एक, मतलब प्रोटॉन कितना हो गया उसका, एक, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एक। अब हम ये सोचते हैं कि हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है मरकजा, और उसके बाहर कौन फिर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम उसके पास एक प्रोटॉन लाकर डाल दिए अगर, तो प्रोटॉन लाकर डालने से प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, दो। मिसाल के तौर पर, ऐसे होता नहीं मान लो। अब जैसे प्रोटॉन अगर दो हो गए, तो Z भी क्या हो जाएगा, दो। और Z दो हाइड्रोजन नहीं होता, कौन होता, हीलियम, हाइड्रोजन का क्या। बात समझ आई। तो प्रोटॉन की तादाद में इजाफा नहीं हो सकता कभी भी, इजाफा या कमी कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो सकते। चलिए बात समझ आ गई, पहली बात। अब दूसरी बात देखिए कि मरकजा है, कौन कौन रहते हैं यहाँ पे साथ साथ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन भी होंगे, इसमें न्यूट्रॉन भी होंगे, सही है बात। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बाहर अब कौन मौजूद होंगे, ठीक है, बाहर कौन मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन चाहे मौजूद है, अभी हम सिर्फ एक मदार बना ले रहे समझने के लिए, ये लाल लाल इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन, लाल लाल, ठीक है, लाल लाल इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन बाहर है, मदारों में गर्दिश कर रहे हैं अपनी, ठीक है। अब यहां इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, जब हम इनकी दरियाफ्त देखिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की कमियत कितनी ली जाती, किसी को याद है, कितनी ली जाती, और नहीं पता तो देखो अगेन, ये इस तरह से बात मामला आप करेंगे कि गुजरी हुई बातें अगर आप नहीं पढ़ रहे, तो फिर आप लोगों का नीट करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है, मत पढ़ो। करना है तो फिर अच्छे से करो चीजों को, जो चीजें हो चुकी आप लोगों को जहन में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की कमियत को हम बिल्कुल जीरो लेते, क्या लेते हैं, जीरो। इलेक्ट्रॉन की कोई कमियत नहीं होती, कमियत सिर्फ किसकी होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कोई कमियत नहीं होगी। इसका मतलब जौहर की अगर हमको कमियत पता करना है, तो इलेक्ट्रॉन को गिने या ना गिने कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे, नहीं। इसी से इसका अंदाजा लगा लीजिए कि अगर हम 10,000 इलेक्ट्रॉन ले, तो वो मिलकर एक प्रोटॉन के बराबर उसका वजन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 10,000। बात मतलब इलेक्ट्रॉन के होने या ना होने से कोई फर्क पड़ रहा है यहाँ पर, नहीं, उसकी कोई कमियत है ही नहीं, कमियत के हिसाब से अगर देखे तो, पहली बात। दूसरी बात यानी कि अगर हमको कमियत पता करना है, तो सिर्फ किस किस को देखना पड़ेगा, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से किसकी कमियत ज्यादा होती, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, दोनों बराबर रहती, दोनों की कमियत कैसी होती,
बराबर। अगेन ये बात इससे पहले गुजर चुकी है हमारी, रिकॉर्डेड भी लेक्चर है, बोल भी नहीं सकते, देखे नहीं आपने यानी, ठीक। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कमियत कैसी होती है, बराबर। जितनी प्रोटॉन की कमियत होगी उतनी ही किसकी, न्यूट्रॉन की कमियत होगी, दोनों की अहमियत बराबर है। तो अगर हमको कमियत पता करना है तो हमको प्रोटॉन के नंबर को देखना पड़ेगा, कितने प्रोटॉन है, साथ ही साथ किसकी तादाद को देखना पड़ेगा, न्यूट्रॉन, ठीक। प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की तादाद को अगर हम जमा कर देते तो हमको यह पता चल रहा था कि न्यूक्लियस में कितनी चीजें मौजूद है, और असल कमियत किसकी कमियत होती है, न्यूक्लियस की। इलेक्ट्रॉन की कमियत देख रहे हैं क्या हम, नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमियत को हम नहीं देख रहे। तो अगर हमें जौहरी कमियत पता करना है, किसी भी जौहर की कमियत, उसका वजन कितना है, ठीक है, जौहरी कमियत, कमियती अदद, उसी को कहा जाता है एटॉमिक मास, उसी को कह सकते हैं, क्या लिखे है भाई, मास नंबर, इसी को कह रहे हैं मास नंबर। तो जौहरी कमियत, इसको अलामत दी जाती ए। ए मतलब ये क्या है उसका मास नंबर, और मास नंबर रहता है उसके प्रोटॉन की तादाद जमा न्यूट्रॉन की तादाद। बात समझ आई कि मास नंबर अलामत दी जाएंगी उसको ए, वो रहता है उसके जौहर में मौजूद प्रोटॉन की तादाद जमा उसके न्यूट्रॉन की तादाद। यहाँ पर लिखा कमियती अदद ए मसावी प्रोटॉनों की तादाद। प्रोटॉनों की तादाद मतलब क्या रहता, जेड, ऊपर हमने देख चुके, प्रोटॉनों की तादाद मतलब जेड, और न्यूट्रॉनों की तादाद मतलब एन। समझ आ गई बात। तो इस तरह से आपने ये दो चीजें याद रखना है, पहली चीज जौहरी अदद, दूसरा जौहरी कमियत, ठीक है, या फिर कमियती अदद, कमियती अदद भी आप कह सकते हो उसको, या जौहरी कमियत भी आप उसको कह सकते हैं। बात समझ आई, समझ में आ रही है क्या बात आप, ठीक है। इसके ऊपर पिछले सालों के अंदर, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नीट के पिछले सालों में पूछे गए सवालात अगर आप देखेंगे तो इनके ऊपर काफी ज्यादा सवालात आ चुके हैं। इंशाल्लाह हम उसको प्रैक्टिस करेंगे समझने के लिए किस तरह से इनके ऊपर सवालात पूछे गए। स्लाइड के अंदर वो ऐड है, ठीक है। ये कुछ सवालात है मैं स्लाइड के अंदर ऐड किया हुआ, उनको इंशाल्लाह हम देखते हैं, बात को आगे बढ़ाएंगे। पिछले सालों के अंदर पूछे गए कुछ सवालात हैं, लेकिन उसको समझने के लिए, सवालात को हल करने के लिए जरूरी होता है कि जो चीज आपको ऑलरेडी बता दी जा चुकी है वो आपको पहले तो समझ में आए। बस समझ में नहीं आ रही तो मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, आपका काम है पूछे मुझसे, 2 से 3 मरतबा पूछे, अब समझ में आ गई तो आपका काम है प्रैक्टिस करके उसको याद रखें। तो ये चीज आप लोगों के अंदर देखी जा रही है कि आपको समझ में आने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें जो आपने प्रैक्टिस करके अब याद कर लेनी चाहिए थी, वो दोबारा से आपके जहन में नहीं रहती इस बात। तो मेहनत की आप लोगों को जरूरत है, ये चीजें इस तरह से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी को कोई सवाल इसमें जौहरी अदद और जौहरी कमियत में, नो, ओके। तो चलिए कुछ बातें और इनके ताल्लुक से याद रखें। एक इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी एक जौहर है अपने पास में, मान लीजिए उस जौहर का नाम है ए, कौन है, ए। तो इसकी जौहरी अदद और जौहरी कमियत को जाहिर करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, वो ध्यान में रखा। कैसे जाहिर किया जाता है, उसके जौहरी अदद को लिखा रहता है नीचे, जौहरी कमियत को लिखा रहता है ऊपर, ठीक है। तो वो ए डबल हो जा रहा है तो हम उसको थोड़ा तब्दील कर देंगे अपन, हम उसको लिख देंगे ए की जगह ई। एक एलिमेंट है कोई तो भी जौहर, नीचे जेड है, मतलब क्या लिखा जाएगा उसका जौहरी, क्या ये जेड मतलब क्या रहता, जेड मतलब क्या होता, जौहरी अदद या एटमी अदद कह लीजिए। और ए मतलब क्या होगा उसका, जौहरी कमियत। कुछ मिसालें देता हूं उसको किस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन एक एक, मतलब हाइड्रोजन की एक जौहरी अदद है और जौहरी कमियत भी एक। अब देखिए इसका मतलब चीजों को हम कैसे समझ सकते हैं, तो इधर समझते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जौहरी अदद और जौहरी कमियत में लिखता हूं मैं, यहाँ पर नीचे लिखा हूं एक, ऊपर लिखा हूं एक। नीचे वाली चीज क्या है, ऊपर वाली चीज
जौहरी कमियां। मतलब देखो बच्चों, सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमको दो चीजें बता दी गई। हमको क्या बताया गया यहाँ पर, z मसावी और a मसावी 1। अब बहुत सारी मर्तबा हमको सवाल के अंदर ये पूछा जाता है, ये दो चीजें दे दी आपको, देखकर आपने पता करना है इसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी है, प्रोटॉनों की तादाद कितनी है और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी। कौन कौन सी चीजों की तादाद हमको पता करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देख लो, इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने और ठीक है न्यूट्रॉन कितने। ठीक है, स्मॉल एन आएगा, साथ ही साथ उसमें न्यूट्रॉन कितने, ये तीन चीजें हमको पता करना है। तो चलिए पता करने की कोशिश करते हैं हम किस तरह से पता कर सकते हैं। z मसावी क्या है, 1। और z का मतलब क्या होता है, किसी भी जौहर में मौजूद किसकी तादाद, किसकी तादाद, एटम की तादाद। एटम में मौजूद एटम की तादाद, किसकी तादाद को कहेंगे, प्रोटॉन की। अभी अभी ताजी ताजी बात आई आपके सामने, किसी भी जौहर में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को उसकी जौहरी अदद कहा जाता है। ठीक है, एटमी अदद कहा जाता है। अब एटम मतलब प्रोटॉन की तादाद, तो हमको प्रोटॉन की तादाद यहाँ लिखी पता चली, प्रोटॉन की तादाद कितनी हो जाएंगी, 1। ये तादिल है या गैर तादिल, तादिल। कोई चार्ज उसके ऊपर है, नहीं, कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन है 1 तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ आ गई। अच्छा, अब देखो न्यूट्रॉन, एक और चीज हमको दी हुई, न्यूट्रॉन को कैसे पता करना है बता रहा हूं। ए मतलब क्या होता है, जौहरी कमियत। अब जौहरी कमियत में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जौहरी कमियत क्या रहता, ए मसावी प्रोटॉन की तादाद जमा न्यूट्रॉन की तादाद। बात समझ आ गई। अब प्रोटॉन कितने, 1, प्रोटॉन सॉरी 1, जौहरी कमियत 1। अब देखो यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन। अब अगर हमको न्यूट्रॉन यहाँ पर से पता करना है तो ये 1 उधर आकर मंफी हो जाएगा, न्यूट्रॉन कितने हो गए टोटल, 0। न्यूट्रॉन हो जाएंगे 0, मतलब ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 0। अब n इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हाइड्रोजन के पास में 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन उसके पास में नहीं है। इसका मतलब न्यूट्रॉन कितने हो गए, 0। समझ आई बात आपको। चलिए एक और मैं आपको चीज बताता हूं, उसको भी समझ लें। यहाँ पर अगली मिसाल से बात और आपको इंशाल्लाह समझ में आएगी। हमारे पास एक और जौहर है, वो जौहर है हीलियम का। किसका, ये हीलियम। ठीक है, ये जो हीलियम है नीचे में लिखता हूं उसके 2, मतलब क्या लिखा, जौहरी अदद या जौहरी कमियत, जौहरी अदद। ऊपर क्या आएगा, जौहरी कमियत। ठीक है, मतलब यहां पर हमको दो चीजें बता दी गई है, Z और A। ठीक है, चलिए बताइए Z कितना हो गया इसका, 2, A कितना हो गया उसका, 4। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस सवाल में तीन चीजें पता करनी है कि हीलियम के पास में इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने हैं। ये तीन चीजें हमको अगर पता करना है, कैसे पता करेंगे। Z दिया हुआ है 2, Z का मतलब किसकी तादाद होती है, प्रोटॉन की तादाद। तो प्रोटॉन की तादाद कितनी है यहाँ पर, 2। तादिल है या गैर तादिल, तादिल है, कोई जमा मुस्बत कोई चार्ज है, तादिल न्यूट्रल एटम है। ठीक है, मतलब प्रोटॉन जितने होंगे इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे, सेम उनका लेवल रहेंगे। तो प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 2। अगली चीज क्या पता करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसका मतलब देखिए जौहरी कमियत हमको दी हुई कितनी है, 4। प्रोटॉन पता है हमको 2, न्यूट्रॉन पता है क्या, नहीं। तो न्यूट्रॉन करने तो 4 1 2। आप यहां से भी कर सकते हैं, 4 1 2 कर लें, कितने न्यूट्रॉन आ जाएंगे। मतलब हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। बात समझ आ गई आपको। अच्छा, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा हमारे पास में जौहर आ जाए, नंबर 3 हीलियम है, उसके ऊपर मुस्बत चार्ज। हीलियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, मुस्बत चार्ज, जौहरी अदद। और ये जौहरी कमियत, जौहरी अदद जौहरी कमियत तब्दील नहीं होंगी, चार्ज कम ज्यादा हो सकता है, मुस्बत में आएगा, मनफी में आएगा। ठीक, अब यहां पर हमको तीन चीजें वही पता करनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देख लीजिए,
अब सबसे पहले देख लेते हैं हम प्रोटॉन। हमको दिया हुआ है जौहरी अदद, कितना है जौहरी अदद? 2। जौहरी अदद मतलब किसकी तादाद होती? प्रोटॉन की तादाद। तो प्रोटॉन की तादाद डायरेक्ट लिख ले सकते हैं हम, क्या हो जाएंगी? 2। उसमें तब्दीली यहाँ पर नहीं होने वाली। अगली चीज यहाँ पर हमको क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन की तादाद। अगर जौहर तादिल है, मतलब जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो तादिल में दोनों बराबर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तादिल है क्या? देखिए तो गैर तादिल है। कौन सा चार्ज आ रहा है उसके ऊपर? मुस्बत। मुस्बत में एक है या दो है? मुस्बत एक। कुछ नहीं लिखा रहता मतलब एक है। मुस्बत लिखा है तो मुस्बत क्या है? एक। मुस्बत एक। इसका मतलब प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन से कितनी ज्यादा है? एक। इसका मतलब प्रोटॉन तो बढ़ते नहीं, इलेक्ट्रॉन कितने कम हुए? एक। तो ये प्लस एक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को हमको एक कम कर देना पड़ेगा। तो प्रोटॉन अगर दो है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? यहाँ पर एक हो जाएंगे। न्यूट्रॉन की तादाद में कमी ज्यादती नहीं होती, वो जितने के उतने रहेंगे। ये 4 - 2 कर लेंगे, आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। बात समझ है? एक और मिसाल इसकी देख लेते हैं हम। ठीक है, मिसाल नंबर 4। हमारे पास है कार्बन 6 12, ये जमा 2। देखते हैं, हमको भी अब इसके अंदर 3 चीजें पता करनी है। इसका प्रोटॉन पता करना है, इलेक्ट्रॉन पता करना है और न्यूट्रॉन पता करना है। चलो, सबसे पहले नीचे जो लिखा हुआ है 6, क्या रहता हूं? जौहरी अदद होता है। जौहरी अदद मतलब किसकी तादाद? प्रोटॉन पता चलेगा। कितना हो गया प्रोटॉन? 6। अब देखो, अगर तादिल रहता तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहां अगर आप देखेंगे, दोनों मतलब तादिल जौहर है या गैर तादिल? गैर तादिल। इसका मतलब चार्ज देखो कितना है, प्लस में एक है क्या दो है? दो है। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने कम है? 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएगा। बात समझ आ गई? न्यूट्रॉन 12 - 6 कर लो, कितने हो जाएंगे? 6। बात समझ आई? तो इसके ऊपर आपको बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि किसी भी जौहर को अगर हम मेरे सामने दिया जाए तो जौहर को हम देखकर किस तरह से पता कर सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी, प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी। और उसको ध्यान में रखने के लिए आपको जौहरी अदद पता होना चाहिए, आपको जौहरी कमियत पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज जो अभी हमने बातें इसके अंदर देखी, अच्छे से उनको प्रैक्टिस करिए। इंशाल्लाह कल इसके मुतालिक कुछ और बातों को देखकर सवालात भी हम कल देखेंगे। किसी को कोई सवाल है इसमें अभी? बच्चों, ऑनलाइन शरीक बच्चों, जितने भी बच्चे हैं, अगर कोई सवाल है तो पूछिए। बात अगर आपको समझ में आई है नहीं आई है वो बताइए। ठीक है, तो मैं शेख सैयद अरसलान अंसारी आफिया और गाजी अदीन, कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। ठीक है, तो अगर कोई सवाल नहीं है तो अभी हम यहाँ फिर इसको स्टॉप कर दें। 5 मिनट से हम 12वीं का लेक्चर स्टार्ट करेंगे।